नमस्कार जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अवधेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की 3 बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो नारायणपुर से है, जहां पर मुठभेड़ में 8 लाख की इनामी हार्डकोर महिला नक्सली को सुरक्षा बलों ने मार गिराया, जबकि कई नक्सलियों के घायल होने की खबर है। घटनास्थल से खून के धब्बे, हथियार और नक्सली सामान जब्त किए गए हैं। दूसरी खबर की बात करें तो मुंगेली से है, जहां पर ठीक से इलाज नहीं मिलने की वजह से 60 साल के एक बैगा आदिवासी की मौत हो गई, जिसके बाद स्वास्थ्य सेवाओं पर सीधे तौर से अब सवाल खड़े होने लगे हैं। तीसरी खबर की बात करें तो पार्षद की पिटाई से जुड़ी हुई है। राजनांदगांव में अवैध निर्माण रुकवाना स्थानीय पार्षद को महंगा पड़ गया। शिकायत से नाराज परिवार के लोगों ने पार्षद की जमकर पिटाई कर दी। तो 3 बड़ी खबरें छत्तीसगढ़ की जिन पर हमारी नजरें बनी और आपको ताजा अपडेट समय से लगातार दे रहे हैं। बस्तर में चल रहे नक्सल अभियान और नक्सलियों द्वारा ग्रामीणों की हत्या करने के मामले में सरकार ने आज अपना पक्ष रखा। सरकार की ओर से गृह सचिव वीवीआर सुब्रमण्यम ने कहा कि नारायणपुर के अबूझमाड़ में पिछले 2 महीने में नक्सलियों ने 20 ग्रामीणों की हत्या कर दी। बुधवार को बस्तर के आईजी एसआरपी कल्लूरी ने बयान दिया था कि नक्सलियों ने 16 ग्रामीणों की हत्या कर दी। खबर पर मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि हत्या की पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन गृह सचिव के बयान से साफ है कि नक्सली ग्रामीणों को अब अपना निशाना बना रहे हैं। गृह सचिव की माने तो छत्तीसगढ़ पुलिस बस्तर में नक्सल ऑपरेशन को लेकर बेहद ही निर्णायक मोड़ पर है और पिछले 5 साल में जो भी काम किया गया है उसका रिजल्ट सामने आ रहा है। सरकार के दावे को लेकर एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा हुआ है कि क्या पुलिस के इस एंटी नक्सल ऑपरेशन की कीमत निर्दोष ग्रामीणों को चुकानी पड़ रही, क्योंकि 20 ग्रामीणों की नक्सलियों ने बेरहमी के साथ हत्या कर दी। अबूझमाड़ इलाके की बात करें तो 2 महीनों में 20 ग्रामीणों की हत्या नक्सली कर चुके हैं। पुलिस की सफलताओं के कारण आम जनता के बदलते रुख से परेशान होकर नक्सली आम जनता को तंग करने पर उतर आए हैं। ये वास्तविकता है। ये शासन की जिम्मेदारी है कि यथासंभव लोगों की सुरक्षा करें, लेकिन आप समझ सकते हैं कि किन परिस्थितियों में यहाँ पर लड़ाई लड़ी जा रही है। खबर है कि लगभग 20 लोग इस साल मारे गए हैं। इस साल माने जनवरी से लेकर अब तक नारायणपुर में, लेकिन आपको तो शव नहीं मिलेंगे इसके, आपको उनके परिवार वाला आके बताएंगे नहीं। ये वो इलाके हैं, ये सब ओरछा अंदरूनी माड़ के इलाके हैं। ओरछा तक हमारी सड़क नहीं है आज की तारीख में। नारायणपुर के अबूझमाड़ में निर्दोष ग्रामीणों की हत्या पर छत्तीसगढ़ में शासन से लेकर प्रशासन तक कंफ्यूजन बना हुआ है। मुख्यमंत्री, गृह सचिव, आईजी और एसपी के अलग अलग बयानों के बाद नक्सल ऑपरेशन के डीजी डीएम अवस्थी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। डीएम अवस्थी ने कहा कि अभी कुछ भी क्लियर नहीं है, लेकिन अभी तक केवल 4 ग्रामीणों की हत्या की पुष्टि हुई। जी मीडिया संवाददाता सुधीर त्रिपाठी ने डीजी डीएम अवस्थी से खास बातचीत की, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ इस वक्त नक्सल ऑपरेशन के डीजी अवस्थी जी मौजूद हैं। वो हमको बताएंगे कि जो अभियान चल रहा है, जैसे बात सामने आ रही है, सीएम साहब कल बोल रहे कि स्पष्ट नहीं है चीज़ें, कितनी हत्याएं हुई हैं। उसके बाद जो आईजी कल्लूरी हैं वो ये बता रहे थे कि 16 हत्याएं हुई हैं, आज 20 का फिगर आ रहा है। तो आगे और कितना फिगर और किस तरीके से बढ़ेगा? नहीं, ये जो जानकारी है वो ये है कि अभी तक हमें सिर्फ 4 व्यक्तियों के मारे जाने की सूचना मिली है, वो पिछले 1 हफ्ते का है। और जो गृह सचिव महोदय ने कहा, ये संभवतः जनवरी फरवरी का 20 का फिगर उन्होंने कहा है, लेकिन जो वो भी कहा है कि उसकी अभी कोई पुष्टि नहीं है। पुष्टिकृत जानकारी 4 की है और इसके बाद जैसे ही बढ़ेगी मैं आपको फिर से बताऊंगा। ये लेकिन सर, जो पुष्ट जब नहीं है तो ये फिगर कैसे आ रहे हैं? मोटे तौर पे 20 का फिगर कैसे आया? फिर और जो आगे बढ़ने वाली जो बात आ रही है वो कैसे होगा? नहीं, अभी फिगर 4 ही है, तो 4 ही पर है। उसमें बढ़ने और घटने का तो बाद में देखा जाएगा। तो जैसे नारायणपुर जिले की बात आ रही थी, तो और भी जिलों में क्या इस तरीके की चीज़ें होंगी सर? नहीं, ये एसपी नारायणपुर की रिपोर्ट है, क्योंकि कल 16 का चला, इसलिए हम बता पा रहे हैं कि 4 की घटना हुई है 7 दिनों में। लेकिन अन्य जिलों में भी सिंगल कभी 10 दिन में, कभी हफ्ते में कोई ना कोई घटनाएं किसी को मारते रहते हैं। तो वो पूरा डाटा है हमारे पास। अगर आप चाहेंगे तो हम 6 महीने का डाटा दे देंगे कितने लोगों को उन्होंने मारा। और जो नक्सल अभियान को लेकर जो बताया जा रहा था कि सड़कों का जाल जो बिछाया जा रहा है, तो सड़कों के जाल से क्या ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी सर? देखिए, वो एक पार्ट है। जैसे जैसे विकास आगे बढ़ेगा, नक्सलवाद पीछे हटेगा। नक्सलवादी इसलिए मजबूत हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर विकास नहीं पहुँचा। तो जैसे जैसे सरकार विकास करती जाएगी, अपने आप वो कमज़ोर होंगे। तो साफ तौर से कहना है डी साहब का कि सड़कों का जाल है, और जैसे जैसे विकास
विकास का काम आगे बढ़ेगा, उसी तरीके से नक्सलवाद का खात्मा भी धीरे धीरे होता जाएगा। कैमरामैन राकेश के साथ सुदीप त्रिपाठी, जी मीडिया, रायपुर। तो इस पूरे मसले पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं सुदीप त्रिपाठी का, जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ रायपुर से जुड़ रहे हैं। सुदीप, जिस तरीके से आपने डीएम अवस्थी से बातचीत की, शुरुआती बातचीत में अवस्थी साहब कहते हैं कि एक हफ्ते का आंकड़ा 4 का है, लेकिन पुष्टि नहीं है और मौतें के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, लेकिन अगले ही पल बातचीत में वो कहते हैं कि उनके पास 6 महीने का आंकड़ा मौजूद है, उस सिलसिलेवार तरीके से आपको दे सकते हैं। इस पूरे मसले में अलग अलग बयानबाजी, एक ही बातचीत में अवस्थी साहब का 2 तरीके की बातें कहना, क्या कुछ छुपाया जा रहा है या कंफ्यूजन इतना है कि कोऑर्डिनेशन की कमी नजर आ रही पूरे विभाग में? देखिए अवधेश, सबसे पहले जो बात आई थी आईजी जो बस्तर है कल्लूरी, उन्होंने साफ तौर से कहा था कि 16 ग्रामीणों की हत्या हुई है। कुछ देर बाद एसपी ने बताया कि 4 ग्रामीणों की हत्या की गई है, उनकी पुष्टि हुई है 4 की। उसके बाद सीएम डॉक्टर रमन सिंह से जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा अभी ये पुष्टि नहीं हो पाई है, इसकी जांच की जा रही है और आईजी से उन्होंने कहा है कि इसकी रिपोर्ट सौंपें। इसके बाद अगले ही दिन कुछ देर बाद जब हमने गृह मंत्री से बात की तो वो भी उन्होंने भी यही कहा कि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है और इसकी जानकारी ली जा रही है। आज गृह सचिव वीवीआर सुब्रमण्यम ये कहते हैं कि 20 नक्सलियों ने 20 ग्रामीणों की हत्या की है और उसके कुछ देर बाद ही जब हम डीजी डीएम अवस्थी से जब बात करते हैं तो उनका साफ कहना है कि अभी 4 की पुष्टि हुई है और बाकी का भी डाटा क्लियर नहीं है। और फिर वो कहते हैं कि जो हत्या के जो डाटा होते हैं वो शव नहीं होने की वजह से आगे इसकी जानकारी ली जाएगी। तो ये जो तमाम तरह के जो अलग अलग जो कॉन्ट्राडिक्शन आ रहे हैं बयान में, इससे एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। बिल्कुल बड़ा सवाल खड़ा होता है सुदीप, और वो विरोधाभास बयानों से साफ तौर से दिखता भी है। चलिए एक बार दर्शकों को सुनवाते हैं वो बयान की नारायणपुर के एसपी ने और बस्तर के आईजी ने कल क्या कुछ कहा था इस मसले पर और किस तरीके से हर अधिकारी के अपने आंकड़े सामने आ रहे हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है। आदिवासियों को 16 बस्तर के ट्राइबल्स को नक्सलियों ने मारे हैं। जिसको भी नक्सली मार रहे आरोप एक ही लगा रहा है कि फोर्सेस जब भी ऑपरेट कर रहे हैं आप लोग हमको सूचना क्यों नहीं दे रहे, उनका यही आरोप रहता है। जो हमारा आधिकारिक वर्जन है उसमें हमारे पास 4 ही ग्रामीणों का पता है, जिसमें 1 की एफआईआर दर्ज की गई है। बाकी की रिपोर्ट लेने के लिए पुलिस पार्टियां ग्रामीणों की सहायता से रवाना की गई हैं और उनकी रिपोर्ट आने पर उनकी भी आगे की कानूनी कार्रवाई वो की जाएगी। जो खबरें आ रही हैं इनकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। जो भी सूचनाएं मिल रही हैं या अफवाहें हम उनको बोल सकते हैं वो है, उनकी पुष्टि करने के लिए भी पुलिस पार्टी को रवाना किया गया है। तो ये तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। आईजी कहते हैं कि 16 को मारा गया, एसपी कहते हैं कि 4 को मारा गया और जो नक्सल ऑपरेशन डीजी हैं डीएम अवस्थी वो कहते हैं कि 4 को मारा गया। सुदीप, इस तरीके के 3 बयान सामने हैं, अब किसकी बात सच्ची मानी जाए, किसे कंफ्यूज्ड माना जाए, इस पूरे मसले में हो क्या रहा है? देखिए अब जो समझ में आ रहा है उससे साफ तौर से जाहिर है कि अलग अलग बयानबाजी जो अधिकारी है इस मामले में दे रहे हैं और एक तरह से सरकार का पक्ष रखने की इस पूरे नक्सल ऑपरेशन की जो भूमिका है, नक्सल ऑपरेशन की जो डिटेल्स है उसको आज गृह सचिव ने रखा है और उन्होंने यह बताने की कोशिश की है कि नक्सल ऑपरेशन के दौरान इस तरीके की घटनाएं आमतौर पर होती है और नक्सली बौखलाहट में ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। और उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की है कि फोर्स जो है वो किस तरीके से बस्तर में लड़ाई लड़ रहे हैं और नक्सलियों का सामना कर रहे हैं। और तो जो तस्वीर है उसका अगर अपन अंदाजा लगाने की कोशिश करें तो इससे साफ जाहिर है कि नक्सली उन लोगों को टारगेट बना रहे हैं जो पुलिस के इन्फॉर्मर बनकर पुलिस को सूचनाएं देते हैं। तो जो ऐसे ग्रामीण हैं जो गांव में और जो नक्सल क्षेत्र में रहते हैं, नक्सली उनको पहले टारगेट बना रहे हैं, क्योंकि इसकी बात इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में भी सामने आ चुकी है कि जो मुखबिर होते हैं पुलिस के उनको नक्सली पहले टारगेट बनाते हैं। और सरकार उसी की जो बात कर रही थी, आज गृह सचिव ने भी कहा कि उनको सुरक्षा प्रदान करने की कोशिश की जाएगी। तो कहीं सवाल यह भी खड़ा हो रहा है, कांग्रेस ने भी इस बात का आरोप लगाया कि कहीं जो पुलिस का ऑपरेशन इसकी वजह से ऐसी हत्याएं तो नहीं हो रही है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। पुलिस के ऑपरेशन पर भी जो है वो एक प्रश्न चिन्ह लगाता है कि अगर इस तरीके से पुलिस मुखबिर अगर अलग अलग इलाकों में मुखबिर बना रही है और मुखबिरों के जरिए नक्सली मुखबिरों को टारगेट बना के उनकी हत्याएं कर
कर रहे हैं, तो ये बड़ा गंभीर विषय है। इस पे सरकार को और पुलिस को सोचना पड़ेगा, क्योंकि सवाल निर्दोष ग्रामीणों की हत्या का है, क्योंकि उनका डायरेक्ट इस लड़ाई में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और अगर उनको नक्सली इस तरीके से टारगेट बना रहे हैं तो सरकार को उनको सुरक्षा प्रदान करना पड़ेगा। इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी। बिल्कुल, सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, प्रशासन को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। लेकिन यहां पर कंफ्यूजन है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। नारायणपुर की अगर हम बात करें तो मुठभेड़ में 8 लाख के इनामी हार्डकोर महिला नक्सली को सुरक्षा बलों ने मार गिराया, जबकि कई नक्सलियों के घायल होने की खबर है। घटनास्थल से खून के धब्बे, हथियार और नक्सली सामान जब्त किए गए। दरअसल कुतुल से लौट रहे पुलिस टीम पर कस्तूर मेटा के जंगलों में घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी थी और सुरक्षा बलों ने भी इसके बाद जवाबी फायरिंग की और उसके बाद एक नक्सली को मार गिराया गया। महिला नक्सली पीएलजीए संगठन की सदस्य थी। और चलिए बात राजनांदगांव की करते हैं, जहां पर अवैध निर्माण रुकवाना स्थानीय पार्षद को महंगा पड़ गया। शिकायत से नाराज परिवार के लोगों ने पार्षद की जमकर पिटाई कर दी। गंभीर रूप से घायल पार्षद अस्पताल में भर्ती है। घटना वार्ड क्रमांक 35 की है, जहां पर लखोली इलाके में ये पूरा वाकया सामने आया। सतीश साहू और लोकेश साहू नाम के शख्स अपने घर के सामने की सीसी रोड पर अवैध तरीके से शौचालय का निर्माण कर रहे थे। इस पर वार्ड पार्षद भूषण साहू ने आपत्ति जताई और नगर निगम आयुक्त से शिकायत कर निर्माण कार्य रुकवा दिया, जिसके बाद विवाद हो गया। लोकेश, सतीश और उसकी पत्नी चंद्रिका साहू ने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर पार्षद की जमकर पिटाई कर दी। मारपीट की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मैं कल क्लिनिक बंद करके लगभग 9:45 बजे के आसपास में आ रहा था, तो रोड में रोके, भैया हम लोग कैसे बनाएंगे आओ बताओ। ऐसे करके अपने घर के पास ले गया और इधर उधर सब छुपे थे, तो लगभग 10 लोगों ने मिल करके बहुत मारा मुझे। भूषण साहू, उनसे मारपीट की गई थी और उसमें 3 लोगों के नाम आए थे। हिंसा साहू, सतीश और चंद्रिका साहू एक ही परिवार के हैं और दरअसल कुछ निर्माण कार्य चल रहे हैं पार्षद निधि से। उस संबंध में कोई वाद विवाद की स्थिति बनी थी और उसमें आपस में मारपीट की गई है और हमने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके आज न्यायालय में पेश किया है। वहीं मुंगेली में ठीक से इलाज नहीं मिलने की वजह से 60 साल के एक बैगा आदिवासी की मौत हो गई। उल्टी दस्त की शिकायत के बाद बुधवार को 1 ग्राम बिरजा कछार के रहने वाले बुजुर्ग आदिवासी को लोरमी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया, लेकिन परिवार वालों का आरोप है कि अस्पताल में डॉक्टर्स ने ठीक से उनका इलाज नहीं किया। भर्ती होने के बाद डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लगाया और उसके बाद पूरी रात उन्हें देखने कोई नहीं आया। ऐसे में सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ, जिसके बाद परिवार वाले ये समझ नहीं पाए कि वो क्या करें। ठीक से इलाज नहीं होने पर डॉक्टर्स के रवैये से परेशान होकर परिवार आज सुबह बीमार व्यक्ति को अस्पताल से डिस्चार्ज करवा लिया और फिर बाइक से उन्हें घर ले जाने लगे, लेकिन रास्ते में लाखासार रोड पर मरीज ने दम तोड़ दिया। करीब 2 घंटे तक शव वहीं पर पड़ा रहा, जिसकी सूचना मिलने के बाद तहसीलदार ने गाड़ी की व्यवस्था की और शव को उनके गांव पहुंचाया। बैगा आदिवासी की इस तरह से मौत के बाद छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था सीधे तौर से सवालों के घेरे में। आपको बता दें कि कम संख्या की वजह से बैगा आदिवासी संरक्षित श्रेणी में आते हैं और इन्हें राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र कहा जाता है, लेकिन किस तरीके से लापरवाही के चलते एक बैगा आदिवासी की मौत हो गई, उसकी तस्वीर सामने आई है, जिसके बाद अब कई तरीके के सवाल उठने लगे हैं। तो मुंगेली का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर इलाज के अभाव में मौत हुई है। क्योंकि ये बैगा जाति के हैं, थोड़ा इनके आने जाने के जो लोग प्रॉब्लम बताए कि ले जाने के लिए साधन नहीं है, तो उसी में थोड़ा साधन सुविधा उपलब्ध है, इनको सुविधा करा रहा हूँ। बैगा प्रजाति जो कि संरक्षित प्रजाति है और जिसके लिए भारत सरकार जिसकी स्वास्थ्य के संबंध में और दूसरे संबंध में काफ़ी चिंतित है, उसकी मृत्यु यदि स्वास्थ्यगत कारणों से किसी सड़क पर हो तो ये चिंता का विषय है। किसी आए हैं डॉक्टर ला, तब फिर 3 ठक बाटल चढ़ा रही से और 2-4 ठक इंजेक्शन लगा रही से, तब वह बोले कि ठीक से इलाज पानी नहीं करे, मोला फोकट के ला के यहाँ भात खा लाए हो, मोला घर में ले गो, मैं घर में जाके मरहूँ, ऐसे कहे। और चलिए अब बात करते हैं कवर्धा की, जहां पर जन औषधि विभाग के जन औषधि केंद्र पर सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये कि अगर जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां उपलब्ध नहीं हो तो इन केंद्रों का दरअसल फायदा क्या है।
कवर्धा के जिला अस्पताल और सहसपुर लोहारा में जन औषधि केंद्र खुले हुए 8 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक यहां पर दवाइयों की खेप नहीं पहुंची। ऐसे में मरीजों को सस्ती और जेनेरिक दवाई उपलब्ध कराने की योजना पूरी तरीके से खटाई में पड़ती हुई नजर आ रही है। जन औषधि केंद्रों पर दवा नहीं होने की वजह से लोग बाजार से महंगी दवाइयां खरीदने को मजबूर हैं। और चलिए अब बात करते हैं जशपुर की, जहां पर फाइनेंस कंपनी पर लोन के नाम पर अवैध रूप से वसूली का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि कुनकुरी थाना क्षेत्र के हराडाट गांव की रहने वाली देवमती नाग नाम की महिला ने अन्नपूर्णा माइक्रो फाइनेंस कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। महिला ने लोन पर 26% ब्याज वसूलने का आरोप लगाया है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने कंपनी के मैनेजर दिनेश साहू को हिरासत में ले लिया। दिनेश साहू का कहना है कि उनकी कंपनी लोन के रूप में लोगों को पैसे देती है और ये कोई चिटफंड कंपनी नहीं है। 82 रुपये अलग से लिया गया है दस्तावेज के चार्ज के नाम से, बीमा के नाम से, लेकिन बीमा के नाम से पैसा लिया गया है, लेकिन बीमा के इनको कोई भी बीमा कंपनी का रसीद नहीं दिया गया है। जब तक बीमा कंपनी के द्वारा कोई रसीद नहीं दिया जाता है, इस संबंध में जांच की जा रही है। और चलिए अब बात जगदलपुर की करते हैं, जहां पर आमागुड़ा क्षेत्र में हुई गाड़ियों की भिड़ंत में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल कार में सवार 6 लोग कार से करपावड़ जा रहे थे, तभी विपरीत दिशा से आ रही ट्रक से कार की भिड़ंत हो गई और इस सड़क हादसे में कार बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। घायलों को बड़ी मुश्किल से कार से बाहर निकाला गया, जिसके बाद उन्हें फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। यहां पर एक शख्स की मौत हो गई। घटना के बाद से ट्रक ड्राइवर फरार है। पुलिस ने दोनों गाड़ियों को जब्त कर लिया है और मामले की विवेचना की जा रही है। जांजगीर चांपा जिले में घरों तक पानी पहुंचाने की योजना नगरीय निकायों में असफल साबित हो रही है। दरअसल शासन की तरफ से पानी सप्लाई की सारी योजनाएं अधर में है, जिससे इस गर्मी में भी पानी से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अधिकारियों की माने तो इस बार टैंकर्स के माध्यम से पानी आपूर्ति की रणनीति तैयार की जा रही है, जो नाकाफी साबित होगी। दरअसल जांजगीर और चांपा को हसदेव नदी से जल मुहैया कराने की जल आवर्धन योजना 8 से 8 साल पहले शुरू की गई, मगर अब तक ये योजना पूरी नहीं हो पाई है और इसके कारण इस योजना से एक बूंद पानी भी लोगों को नसीब नहीं हो पा रहा। और चलिए बात गरियाबंद की करते हैं, जहां पर राजीव में संत कवि पवन दीवान का आज अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह समेत कई नेता और मंत्री शामिल हुए। वन मंत्री महेश गागड़ा और बृजमोहन अग्रवाल ने भी संत पवन दीवान को श्रद्धांजलि दी। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें संत को समाधि दी गई। स्वामी विवेकानंद मैनपुर पीठ से 5 साधु आए थे। इन्होंने पवन दीवान को पूरे विधि विधान के साथ समाधि दिलाई। संत पवन दीवान के अंतिम दर्शन के लिए हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़े और नम आंखों के साथ संत को विदाई दी गई। संत पूरे छत्तीसगढ़ और देश में सभी वर्गों में जो सम्मान था, आज उसकी अंतिम विदाई के लिए आए हैं। पवन दीवान और पवन दीवान की आवाज़ शरीर से तो चले गए, मगर पवन दीवान निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की आत्मा में सदा सदा विराजमान रहेंगे। उनकी एक इच्छा रही है माँ कौशल्या के मंदिर के निर्माण का, जिसके लिए वो अंतिम समय तक प्रयत्नशील थे, उसमें आगे बढ़े भी थे। उसकी इस इच्छा को छत्तीसगढ़ सरकार के मुखिया के नाते मैं कहना चाहूँगा कि माँ कौशल्या के मंदिर के निर्माण का जो सोच उन्होंने बनाई थी, माँ कौशल्या के सपूत के नाते हम उनकी उस इच्छा को भी पूरा करेंगे।